भाजी की हाल है? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, की हाल है? ठीक हो? खैरियत नाल हो? सत श्री अकाल जी, की हाल है? ठीक ठाक हो? लंगर हो रहा है? लंगर इन्होंने वास्ते भी लैके आओ। लंगर करने हैं जी। जी बिल्कुल ते अज सुबह सुबह जी गुरुद्वारे गुरुद्वारे जी, गुरुद्वारे तो लाजमी है जी आना, इतों ही सब कुछ मिलता है, शुरुआत इतनी होनी चाहिए। बिल्कुल। ते गुरुद्वारे सुबह कितने बजे आ जाते हो? गुरुद्वारे सुबह फजर तो बाद का टाइम होंगे, उस तो बाद जिस टाइम भी पॉसिबल हो जाए। अच्छा। आपको सरदार जी क्यों नहीं कहते हैं, पाजी क्यों कहते हैं? वैसे तो मेरा नाम सरदार महेंद्र पाल सिंह ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में लाइफ में जब गया तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे मुझे, बच्चे थे, जूनियर्स थे, उन्होंने पाजी कहना शुरू कर दिया रिस्पेक्ट में, और फिर मुझे टीचर्स भी पाजी कहना शुरू हो गए, तो वहाँ से मैं पाजी मशहूर हो गया। और तो आपकी बेगम भी आपको पाजी कहती है? नहीं, वो यही कहती, बाकी मैं सारी दुनिया का पाजी हाँ, लेकिन बेगम तो नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसको एहतरामन कहा जाता है? जस्ट पाजी एक एहतरामन भाई के तौर पे, सोशल वर्कर था। हाँ। तो उसमें वो एक रिस्पेक्ट में पाजी कहना शुरू हो गया, तो वहाँ से वैसे भी ये लफ्ज़ जो है नॉर्मली सिद्धू पाजी के लिए भी यूज़ हुआ। हाँ। तो उस वक्त मैं दाढ़ी बांधता था, तो वो जाहिर बात है वो एक लुक उस तरह की थी, दाढ़ी खुली नहीं थी, तो वो उस वजह से फिर पाजी स्टार्ट हो गया। अच्छा, सरदार जहाँ भी लाहौर शहर में या पाकिस्तान में कहीं भी नज़र आए तो पाकिस्तानी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनसे इखलाक से बात करते हैं। तो आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, कितने अरसे से आपके बाओ अजदाद यहाँ से हैं? जी, मेरे बाओ अजदाद जो हैं पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान में रह रहे हैं, और लेकिन 72 में फाटा से हम शिफ्ट हुए ननकाना साहब। बेसिकली हम पश्तून सिख हैं। अच्छा, पश्तो स्पीकिंग, यस, पश्तो स्पीकिंग है। और वैसे पंजाबी जो है हमारी मजहबी ज़बान है, तो वो तो लाजमी है, लेकिन वैसे जो हमारी जिन्हें कहते थे ना मदर लैंग्वेज, वो हमारी पश्तो है। तो वहाँ से हम फाटा से हम वादी तीरा से मेरे वाला साहब जो है, दादी मेरी, ये माइग्रेट करके ननकाना साहब आए। ननकाना साहब में मैं पैदा हुआ, ननकाना साहब से मेरी इब्तदाई तालीम है, और हमने तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। मतलब मुझे कई दफ़ा मौका मिला फ़ॉरेन जाने के लिए भी, इंडिया जाने के लिए मेरे वालिद साहब को ऑफ़र्स हुई उस मुश्किल हालात में, लेकिन मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल इनकार किया और हम पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान में हम बहुत खुश हैं, आज़ाद हैं। और अगर मैं कंपैरिजन करूं इसको, हिंदुस्तान में मैं गया हूं, मैं दूसरे मुल्कों में गया हूं, जो रिस्पेक्ट यहाँ पे है, जो मोहब्बत यहाँ पे है, जो अपनाइयत यहाँ पे है, वो हमारे लिए नहीं, तमाम आपस में, वो कहीं और नहीं। अच्छा, आपके कभी बड़ों ने बताया कि वो पाकिस्तान जब बना तो क्यों नहीं गए? क्या उनको इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने नहीं छोड़ा मुल्क? उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो हम फाटा में रहते थे, तो उधर के कबायली लोगों ने हमें नहीं जाने दिया, और वो सब, उन्होंने सब कबायलियों ने भी पाकिस्तान का साथ दिया और आपको साथ दिया, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। और आपको शायद इस बात का हो कि कबायली जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, हम भी उनके साथ खड़े थे। मेरे वालिद साहब ने, मेरे जो हमारे बड़े थे, उन्होंने सब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उसमें हम साथ दिया, और हम पाकिस्तान में रहे। फिर ननकाना साहब में आपका बचपन गुजरा, बचपन कैसा था? बहुत अच्छा बचपन तो सबका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सरदार सुना है बड़ा सुरीला होता है, आप हैं सुरीले? जी बिल्कुल, सुरीला था, हूँ तो नहीं, लेकिन था ज़रूर, क्योंकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ था वालिद साहब, तो उन्होंने हमेशा हमें गुरुद्वारे में खिदमत करने पे ज़्यादा ज़ोर दिया, ख़ुद भी करते थे, हमसे भी। तो फिर वो एक खिदमत का ये भी था कि गुरुद्वारे के अंदर जो इबादत हमारे, उसमें हारमोनियम और तबले का इस्तेमाल होता है, कीर्तन हम करते हैं। तो इसी वजह से वालिद साहब ने मुझे, हम 3 भाई थे, तीनों में से एक तबला बजाता था सिर्फ, बाकी 2 हम, मतलब मुझसे बड़ा और मैं, हम दोनों तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते थे, और गुरुद्वारे में हम ड्यूटी लिया करते थे। तो इस वजह से सुरीला था, कीर्तन करते थे गुरुद्वारे में। फिर मुझे कीर्तन की वजह से, कीर्तन करता था, तो स्कूल की तरफ से मुख्तलिफ जो है सिंगिंग कंपटीशन में हम हिस्सा लेते थे, और मैंने चैम्पियन भी रहा हूँ।
इधर लाहौर बोर्ड में मैं नेशनल सॉन्ग्स गा के मैं चैम्पियन बना था। तो म्यूज़िक में कौन से लोग अच्छे लगते हैं जो आपने बचपन में सुने हो? देखिए म्यूज़िक में तो ज़ाहिर बात है, हम कीर्तन करते थे तो कीर्तन के हमारे रागी जो सिख रागी हैं वो मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा उस पर किया। बाकी गाने भी सुनते थे, कवालियाँ भी सुनते थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आज भी कवालियाँ मैं गाड़ी में सुन रहा होता हूँ। उत्थे अमला दे होने ने बेड़े किसी ने तेरी ज़ात पुछड़ी। तो वो जो है कवालियाँ, वो एक इंसान को सूफीज़म, हमेशा सूफीज़म के साथ अटैच रहा हूँ, फिर मैं वो सुनता हूँ। सियासत में किन के साथ ज़्यादा दोस्तियाँ हैं, घर में आना जाना है, जो कुलीग्स आपके हैं? सियासत में मेरा, क्योंकि सियासत जो है वो शुरुआत जो है वो मैंने मुल्तान से की। तो मुल्तान से साउथ पंजाब का मैं प्रेसिडेंट रहा, मुल्तान का पहले मैं शेर शाह टाउन का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का रहा, फिर साउथ पंजाब का इलेक्शन लड़ा। सबसे ज़्यादा वोट लेके मैंने साउथ पंजाब का इलेक्शन जीता था। तो वो एक मेरा ज़्यादा इसलिए साउथ पंजाब से, सियासी लोगों में ज़्यादा साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है। तो बल्कि मेरे जो मैं कह दूं कि जिनकी वजह से मैं, जिनके साथ चल के मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, फ़र्क ज़ुबैर शेख साहब हैं जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान बैतुल माल के मेंबर हैं पंजाब के, लगारी साहब हैं, जावेद लगारी साहब जो कि इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, और ओन अब्बास बप्पी साहब जो कि अभी सेनेटर भी बने हैं, साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये भी पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन। ये एहसास प्रोग्राम में ये जितने भी पनाहगाहें और जो थे जितना वो था वो उनका शुरुआत उन्होंने की थी। और आपने ये भी देखा कि उन्होंने पाकिस्तान बैतुल माल में ऐसे काम किए कि पाकिस्तान बैतुल माल जो है आम आवाम में वो मशहूर हो गया। उस काम के ऊपर ही खान साहब ने उनकी काम को देखते हुए उसको सेनेट की टिकट भी दी और जनूबी पंजाब का सदर भी बनाया। अच्छा, आम आवाम की आप बात कर रहे थे, तो जो हमारी आवाम है, जो आपकी आवाम है पाकिस्तान की, वो महंगाई का रोना रोती है। तो क्या सिख बरादरी जो है वो इसको तस्लीम करती है कि महंगाई होगी आपके? देखिए महंगाई को सिख बरादरी क्या, मैं भी तस्लीम करता हूँ कि महंगाई है, लेकिन महंगाई जो है वो इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ने की वजह से है। अब एक चीज़ है कि ऑयल है वो पाकिस्तान की पैदावार अपनी नहीं है, अब वो बाहर से आता है, बाहर से जिस रेट पे आएगा उसी मुताबिक उसका अगला रेट जो है वो तय होता है। अब घी है, उसका पाम ऑयल जो है वो बाहर से आता है, अगर वो पाम ऑयल 95% हमारी इंपोर्ट है पाम ऑयल की। अब वो अगर 3 गुना महंगा हो गया है तो घी ने महंगा होना ही होना है। जब उसकी रॉ मटेरियल उसका महंगा होगा, प्रोडक्शन उसकी महंगी होगी, तो उसने महंगा होना ही। इस तरह की बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि प्रॉपरली सिर्फ इंपोर्ट हो रही हैं। अब दवायात हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। आप ये देखिए उनकी जो केमिकल्स हैं, फिर अगर पेस्टिसाइड हैं वो भी इंपोर्ट हो रहा है सारा। तो अगर वो इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है जब बाहर से महंगा आएगा तो उसने महंगा बिकना है, और ये सब चीज़ें मिल के महंगाई करती हैं। आप क्या नहीं समझते कि चाहे महंगाई किसी भी वजह से हुई है तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी? देखिए आवाम हमारी बहुत जो है समझदार है, वो ये चीज़ें देख रही है, लेकिन उसके अलावा जो हमने खारजा पॉलिसी में जो दूसरी डैम्स हमने बनाए, तालीम की, सेहत की जो सहूलियात हमने दी, कोरोना में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ़ की, तो ज़ाहिर बात है आवाम ये भी देखेगी। और मैं आपको फिर भी एक बता दूं, हम बेशक महंगाई है और आवाम को पता है कि ये महंगाई जो है वो PTI की वजह से नहीं, वो इंटरनेशनल प्राइस हाइक की वजह से है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है। कश्मीर कमेटी के भी आप रुकन हैं गालिबन, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसके लिए कश्मीर के लिए आप एज ए सरदार या एज ए सिख क्या वर्किंग है आप? जी बिल्कुल, जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी आइन में ख़त्म कर दी, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है कश्मीर के साथ पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के साथ वो खड़े हुए, और हम क्योंकि कश्मीर को शारग भी मानते हैं पाकिस्तान की, तो उस वक्त फिर हमारी फेडरल हुकूमत ने इक़दाम करने शुरू किए, लेकिन फेडरल हुकूमत के साथ सूबों की तरफ से भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन, जो फैसले हो रहे थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी थी। तो फिर सूबाई लेवल पे भी इनकी कमेटियाँ बनाई गई कि जो पूरे सूबे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें
और जो फैसले हमारी फेडरल जो है कमेटी, कश्मीर कमेटी करती है या फेडरल गवर्नमेंट करती है, उन तमाम फैसलों को और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करे, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। तो अक़लियती बरादरी से मैं अकेला जो है उसका मेंबर बना, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं मज़लूमों की आवाज़ बनने के लिए मुझे मौका दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि शायद मेरे MPA बनने पे मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मुझे कश्मीर लोगों की आवाज़ बनने के लिए उस कमेटी का जब मुझे मेंबर बनाया गया। मैं करतारपुर की कमेटी का मेंबर था, लेकिन मुझे शायद उससे भी ज़्यादा खुशी कश्मीर की कमेटी की हुई कि मैं मज़लूमों की आवाज़ बनूँ। तो सफारती तौर पर जो कश्मीर के ऊपर जो एक्शन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लिया है, ये पूरी दुनिया और कश्मीरी अवाम इसकी वो खान साहब की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो लिया। और पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान का जो मैच हुआ और हिंदुस्तान को हमने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हराया, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हराया, और ऐसी तरीके से हराया कि पिछले सारे जो उनके वो 5 मैचेस उनके जीते हुए थे उनको क्लीन स्वीप कर दिया कि हमारी कोई विकेट नहीं गिरी और हम मैच जीते हैं। तो वो देखें कि श्रीनगर में लोगों ने उसको जो है उसकी खुशियाँ मनाई। जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतता है इंडिया से, तब कितनी खुशी होती? मैं समझता हूँ कि इस मैच पे तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि हमेशा जब हम हिंदुस्तानी दोस्तों के साथ कभी होता है, तो क्योंकि सिख हिंदुस्तान से आते हैं, तो कभी कोई मजाक में कह देते हैं कि कोई वर्ल्ड कप का मैच क्यों नहीं जीता। तो हाँ, हुण असीं दस्सण कहण जोगे हो गए हैं कि तुसीं तो जीते ने, पर असीं सारिਆਂ ਦਾ जवाब एक ही मैच 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सही मौका ਦਿੱਤਾ है। बिल्डिंग जो है ज़ेरे तामीर है, यहाँ पे कुछ बन रहा है नया? जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग जो है ये क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के दौर की बनी थी, तो इसमें ये जो अंदर वाली मेन बिल्डिंग है इसको हमारी गवर्नमेंट ने नहीं छेड़ा, इसको इन्होंने उसको प्रिजर्व किया उनकी चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल जगह। तो हमने जहाँ से पहले गए हैं मत्था टेका है, वो महाराजा रंजीत सिंह की जो समाध है वहाँ पे उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। और इस वक्त ज़ाहिर बात है कि जब ये बिल्डिंग ज़ेर तमीर है तो इबादत जो है वहाँ पे होती है। और ये जो बिल्डिंग है ये हमारे गुरु 5वें गुरु, जिनको शहीदों का सरताज कहा जाता है, जो हमारी सिख मज़हब में पहली शहादत जो थी मजहबी तौर पे वो इनकी हुई थी, गुरु अर्जन देव जी की। आए अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई है। तो आप ये बताएं कि आपने सियासत में आने का फैसला क्यों किया और सियासत PTI के साथ ही क्यों की? सियासत में आने का फैसला तो हम घरेलू घर की फैमिली के अंदर एक मजहबी सियासत तक था। वालिद साहब जो थे वो पंजाब में पहले आए हुए थे, तो जो लोग आते थे उनके मसले मसाइल काम वगैरह के जो थाना कचहरी जो थे वो देखते होते थे, बग़ैर मतलब पॉलिटिकल जो एक हमारी कौमी सियासत में आए बग़ैर, वो सिर्फ बरादरी की हद तक वो देखते थे। तो उनसे सीखा। फिर यूनिवर्सिटी में सियासत का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ, सोशल वर्क और इस तरह से है वो जो है उधर काफ़ी इंटरेस्ट रहा। फिर उधर ही ISF में मैंने शमूलियत इख्तियार कर ली। और PTI इसलिए ISF और PTI इसलिए चुनी, हालांकि उस वक्त PTI का और ISF का
बिल्कुल कोई उसके अंदर फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर था, पाकिस्तान जो है क्रिकेट के साथ शौक़ रखता था, तो वर्ल्ड कप जब इमरान खान जीते तो उसके बाद उनकी एक जो कौमी हीरो बने हमारे, और उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप जिताया, बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, तो उस हवाले से फिर एक फ़ैन था उनका, फ़ैन फॉलोइंग में था उनके, तो उस हवाले से फिर मैंने इमरान खान को चुना और शौकत खान उन्होंने बनाया। देखें, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए कि लोग सोचते थे कि कैंसर का हॉस्पिटल, कैंसर से लोग मरते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कैंसर हॉस्पिटल बनाने का। और इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के नाम पे जब बनाया, वो एक वालदा से मोहब्बत, एक कौम से मोहब्बत, तो वो चीज़ जो है अट्रैक्ट कर रही थी। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई जब आप सियासत में आए, नए आए, तो पहली मुलाकात कब हुई? जी, इमरान खान साहब से पहली मुलाकात जो है मैं मुजफ्फरगढ़ में मेरी हुई थी। मुजफ्फरगढ़ में जलसा था, वहाँ पे मेरी मुलाकात उनसे हुई, और खानेवाल में, ये 2011 की बात है, 2011 में मेरी उनसे जो है एक प्रॉपर मुलाकात हुई। और जो करतारपुर का बॉर्डर खुला है, उससे माइनॉरिटी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, करतारपुर का बॉर्डर जो है वो गैर मुस्लिम अक़लियतों का ही करतारपुर जो है वो है। उसके साथ दूसरा कि अक़लियतों के लिए जब आप एक पूरी दुनिया की अक़लियतों को पाकिस्तान में आने की दावत देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क की अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वो दोनों मिलकर एक पैरेलल इकट्ठी उनका स्टार्ट हुआ। जब देखें, दुनिया से जब हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं, दुनिया से हमारे पास जो है यात्रा के लिए लोग आएंगे, यही चीज़ सिर्फ ये नहीं, ये देखिए करतारपुर खुला है, ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ बाहर से लोग आएंगे, हम भी तो वहाँ जाएंगे, हम भी तो अपनी इबादत करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें मजहबी आज़ादी है और गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। करतारपुर बॉर्डर खोलना गवर्नमेंट का काम है। फिर अक़लियत दूसरी बरादरी के लोग जब पाकिस्तान आए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान के अदारों ने करतारपुर खोला, लेकिन उससे बड़ी जो शुक्रगुजारी है मैं पाकिस्तानी कौम की करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने उसको एक्सेप्ट किया, पाकिस्तानी कौम ने उसको प्रोपगेट भी किया, पाकिस्तान की खुद उन्होंने प्रमोट किया करतारपुर को। जब इंडिया ने बॉर्डर नहीं खोला तो पाकिस्तानी सारे मुसलमान जो हैं हमारे बहन भाई, वो करतारपुर जाके वहाँ पे वीडियोस बनाते, प्रमोट करते पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया। जब पूरी दुनिया से सिख लोग पाकिस्तान आए करतारपुर खुलने के लिए, तो आप चाहे अनारकली बाजार लाहौर चले जाएं, चाहे आप ननकाना साहब के बाजार चले जाएं, चाहे आप पंजाब बाजार हसनाबाद चले जाएं, जहाँ जहाँ सिख गए वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कौम ने, वो चाहे हिंदू थे, वो चाहे सिख थे, वो चाहे मुस्लिम थे, वो चाहे क्रिश्चियन थे, मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम कह रहा हूँ, उन्होंने उन सिखों को इज्जत दी। तब उन जब लोगों को इज्जत मिली और जब वो अपने मुल्कों में गए तो रोते हुए गए, क्योंकि उनको यहाँ इज्जत मिली। बाजी सियासतदान होके ते होस्टल ही रहंदे हो लाहौर? देखो, ये हॉस्टल MPS वास्ते बनया है तो मैं इस करके रहना, और दूसरी ये है कि बिल्कुल असैम्बली के नाल है, तो असी अगर असैम्बली के सैशन च जाना है तो बिल्कुल पैदल असैम्बली भी चले जाते हैं, आराम नाल गपशप करते हुए चले जाते हैं। खाना आप गुरुद्वारे में खा लेते हैं, रहते हॉस्टल में है, तो और क्या लाहौर में मसरूफियत होती है असम्बली के इजलास के अलावा? उसके अलावा ऑफिस है, ऑफिस में बैठ के लोगों के मसाइल सुनने, उनको हल करने की कोशिश करनी। फिर उसके अलावा मीटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ कानून साजी के ऊपर, NGOs के साथ मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो मैं फिर यहीं से रिहाइश यहाँ रख के वो सारे लाहौर की जो मामलात हैं वो अटेंड कर लेते हैं। अच्छा, एक बड़ा आपका हेल्दी फेस्टिवल होता है बैसाखी मेला जिसको कहा जाता है, तो उसमें किस तरह की तैयारियां आपकी कम्युनिटी या आप कैसे करते हैं? जो बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो यकम बैसाख को जो सिख मज़हब है वो कंप्लीट हुआ था, और इस दो हवालों से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक तो फसलें पक जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है जो पंजाब का दारोमदार शुरू से गंदम के ऊपर चलता रहा, गंदम की जब फसल पकती है तो सब उसके लिए खुश होते थे और उसको फेस्टिवल मनाते थे। दूसरा
जो सिख मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, तो यकम वसाख को सिख मज़हब कंप्लीट हुआ था और उसी दिन पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है ऐलान किया था, तो वो मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इवेंट मनाया जाता है वो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, जो कि नवंबर में बनाया जाता है। और बाबा जी के जन्मदिन के इसी इवेंट के दौरान 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करतारपुर की संग बुनियाद रखी, जिस पे सिद्धू जी आए और उन्होंने स्पीच की और मुख्तलिफ जो हिंदुस्तान से और मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए। और 2019 में उसी इवेंट के दौरान फिर करतारपुर साहब की ओपनिंग की जो है त्यौहार भी रखा गया और वो 550 साल जन्मदिन था जिस पे ओपनिंग की गई। तो वो इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा इवेंट बनाया जाता है, जो कि ननकाना साहब में बाबा जी का जन्मदिन है। अच्छा, पंजाब का आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो चढ़ता पंजाब जो है उसकी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी फ़नकार होते हैं। तो कोई हुकूमती सतह पे आप चाहते हैं कि सिख बरादरी की फ़िल्में जो हैं वो पाकिस्तान में रिलीज़ हो? मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जो जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं उस फिल्म वो पाकिस्तान की है, लेकिन कनाडा में बन रही है, उसकी प्रोड्यूसर जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन वो इंडिया में भी बैक टाइम पे रिलीज़ होगी और पाकिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रिलीज़ होनी चाहिए। वो आइडिया भी पाकिस्तान का है और वो फिल्म भी पाकिस्तान बना रहा है। वैसे फनकारों में कौन पसंद है आपको जो वहाँ पे जाके भी काम करके आए हैं? जैसे चल मेरा पुत पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। चल मेरा पुत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अभी आ रही है। इफ्तिखार ठाकुर साहब का रोल बहुत ज़बरदस्त रोल और उनका मेन किरदार भी उन्हीं का किया। अकरम उदास मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे पास मेरे घर पे भी ननकाना साहब भी मेरी बेटी के जन्मदिन पे भी आए थे। और रूबी अनम का रोल आगा माजिद, ज़फरी खान इसमें इस जो थर्ड उसमें वो कर रहे हैं। तो वो मैंने इनका ट्रेलर देखा है, उनमें सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, तो बहुत अच्छी मूवी जो है, बहुत अच्छी। और दोनों पंजाब मिल के बना रहे हैं, तो ये दोनों पंजाबों को करीब करने का भी बड़ा एक बेहतर कोशिश है। पंजाबी फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो पंजाबी फिल्मों में एक जो हिस्से मज़ा है वो चाहे इधर का पंजाब हो चाहे उधर का हो, बहुत ज़्यादा। तो पंजाबी लतीफ़े बड़े मशहूर हैं, ख़ासकर सरदारों के, तो कोई लतीफ़ा हमें सुना दें। लतीफ़ा आपको सुना देता हूँ। एक बार एक सरदार ना एक कपड़े की दुकान पर गया, तो जो कपड़े शपड़े एवं 12-13 सूट लै ले उन्होंने, तो दुकानदार ने कहा सरदार जी जो तुम साड़ी दुकान पर आते हो मैं बड़ा खुश होना। कहना क्यों भाई क्यों खुश होना? उनके तुम छेती छेती खरीदारी कर लेंदे हो, सूट पाते हो, शर्ट पाते हो, शीशे अगे जाते हो, पग सीधी करते हो, मुच्छां नूं वट लांदे हो तो कपड़े लैके चले जाते हो। मतलब ये कि जिनसी कपड़े वाल वेखदे नहीं सी, पग सीधी करके मुच्छां नूं वट दे के लै जाते हो। तो भोलेपन पे सरदार पे बहुत सारे लतीफ़े, तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। सरदार साहब, पंजाब असम्बली में वक्त कैसा गुजरता है? उज़मा बुखारी के बयान, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान के बयान, फ़याज़ुल हसन चौहान के बयान, किन का मज़ा आता है? देखिए, पंजाब असम्बली में जब मैं पहली दफ़ा गया और जब शोर शराबा देखा तो मैं तो हैरान हो गया। मैं कि यार इत्थे भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना है, तो बाहर ही चंगी है लड़ाई। एक बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, बहुत कुछ सीखने को मिला। कानून साजी करने का जो था, हम सिर्फ पहले अच्छा पंजाब असम्बली का तो एक अलहदा ही एक है कि चलें एज ए मेंबर, गवर्नमेंट और अपोजिशन में बड़ा फ़र्क होता है। हमने पहले अपोजिशन की, अब गवर्नमेंट में है, तो उसकी भी जिम्मेदारियां, गवर्नमेंट होने की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिम्मेदारियां निभाने का। तो ये सिलसिला जो है ना, ज़िंदगी में जिम्मेदारियां निभानी सीखी थी। अब वो पहले थी कि सिर्फ घर के लेवल तक थी या शहर के लेवल तक थी, अब पूरे सूबे की बरादरी को, कम्युनिटी को, हिंदू बरादरी को, मसीही बरादरी को, सिख बरादरी को, जितनी भी गैर मुस्लिम बरादरी हैं, मुसलमान भी आते हैं हमारे पास काम के लिए, तो वो उनको जब जिम्मेदारियां निभाने का एक अपना सुकून मिलता है। सारा दिन थक जाते हैं, लेकिन रात को सिर्फ सुकून से इसलिए सो पाते हैं कि आज हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें होती हैं तो वो कितना आपकी कम्युनिटी के लिए फ़िक्रमंद होते हैं या आपके कामों को करने को तरजीह देते हैं? उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बहुत सारे
जो है अपोजिशन ने भी और लोगों ने भी बहुत सारे जो है उनके बारे में मजाक भी उड़ाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, कभी आप उस्मान बुल्तार साहब के साथ आज मिल लें, आज से 10 साल बाद मिल लें, आज की बात वो आपको बता दें कि आपने क्या बात की। इतने वो मर्दम शनास भी और मेमोरी याद रखने वाले भी वो शख्सियत है। मेरे कज़न उनसे 2014 में मिले थे। 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने मुझसे उनका पूछा। कुछ दिन पहले मैंने उनको मिलवाया। उन्होंने वो 2014 में जो उनकी गपशप हुई थी डीजी खान में, वो सारी गपशप उन्होंने रिपीट की। इसी तरह से मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए उनके कि वो ए टू जी उनको हरफ बाय हरफ वो याद होते हैं। उनकी सादगी का लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन वो शख्स ऐसा नहीं है। बहुत, और इस पंजाब के सूबे को संभालना कोई कोरोना जैसी वबा को संभालना कोई मामूली बात नहीं है, उन्होंने संभाला है। लेकिन डेंगू उनसे नहीं संभाली जा रही। डेंगू भी देखिए, कोरोना और डेंगू एट अ टाइम दोनों चल रहे हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह हम उसको वो भी बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। कोरोना की वबा से पंजाब की तारीफ पूरी दुनिया ने की है, ये आप मान लें। जिस वक्त महिंदर यहाँ पे पढ़ा, दैट वाज द बैच ऑफ 2008 से 10। IBA वाले इसको पाजी के नाम से जानते हैं और इसको बुलाते भी हैं पाजी पाजी करके, पर मैं इसको महिंदर ही कहती हूँ। और मेरे लिए तो ये, मैं इसको मेरे वास्ते बच्चा भी है। मैं कभी ये मुझे दादी बना देता है, कभी मुझे नानी बना देता है कि तुसी मेरे इंस्टीट्यूट दे बड़े हो, तो मैं आपको मैं आई फील ऑनर्ड। मैं मुंह पे नहीं कह रही, मैं इसके पीछे भी इसकी तारीफ़ करती हूँ। ये मेरे से एक दफ़ा मिला है तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं इससे जल्दी दोबारा मिलूँ। और मे भी ये पंजाब से है, हम ये भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है, ये एस्पेक्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये पंजाबी में बात कर रहा है, मैं इसको पंजाबी में आंसर कर रही हूँ। जिस तरह के लतीफ़े ये सुना रहा है, मैं उसको काउंटर लतीफ़े सुना रही हूँ। तो वो मुझे पता चला, ये खुद ही मुझे बता रहा, कहता है मैडम मैं तो क्लास है जो भी अपने सिखा दें लतीफ़े आप ही सुना दी। मैं कहा तुम तो फिर बड़े लाइवली हो। तालिब इल्मी के दौर में आपको पाजी यहाँ से कहना शुरू किया लोगों ने? जी बिल्कुल। मैं जैसे, क्योंकि अकेला सरदार था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और IBA में अकेला सरदार था, तो वो एक पंजाबी टच की वजह से स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया, फिर टीचर्स ने भी शुरू कर दिया, तो मैं IBA का पाजी ही कहलाता था। अच्छा, आप पढ़े लिखे, आप वाहिद हैं जो अक़लीती मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, तो कितनी तालीम और क्या कुछ पढ़ा हुआ है? जी, मुझे एजाज़ ये हासिल है कि मैं माइनॉरिटीज़ के जितने हमारे PTA के MPs हैं उनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। मैंने MBA किया है और LLB
मेरी साथ चल रही है। MIT में मैंने एडमिशन लिया, तो मुख्तलिफ उसमें मैं पढ़ा हूँ। स्टूडेंट दौर में बड़े कुछ वाक़यात होते हैं, तो आपके भी कुछ वाक़यात होंगे, क्या कुछ करते थे उस दौर में? जी, मैं स्टूडेंट दौर में मुझे याद है, सोशल वर्क के लिहाज से तो अक्सर मुझे स्टूडेंट्स काम कोई जो बाहर से शहरों के थे, तो उनको कोई काम होता तो मुझे बता देते, तो मैं कर देता था। एक तो ये मेरा सोशल वर्क यहीं से ही स्टार्ट हुआ, सियासत मेरी यहीं से स्टार्ट हुई। ISF का मैं मेंबर था, तो यहीं से मेरी वो सियासत स्टार्ट हुई। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा नॉटी भी था, थोड़ी सी बदमाशियाँ भी थी। तो एक जैसे एक जट्टा था, एक रोब हुंदा है, वो रोब हमेशा रहा है। कभी कोई लड़ाई होती तो मैं वहाँ पे सबसे पहले पहुँच जाता था, खाने के लिए भी और मारने के लिए भी तैयार होता था। लेकिन ये हमेशा मेरी कामयाबी रही कि मैंने कभी मार नहीं खाई, हमेशा मार के आता था। और सरदारों के लतीफ़े भी सुनाते थे? जी बिल्कुल, मैं लतीफ़े सुनाता था। और साथ मेरी ये था कि यूनिवर्सिटी में कॉरिडोर में पंजाबी बना थी। पंजाबी यहाँ पे आप ना बोलें, आप प्रोफेशनल उसमें हैं तो मैं पंजाबी ज़रूर बोलता था। मैं पंजाबी तो बगैर मैं कि मेरा नहीं सरदा। पाजी खाते क्या कर? वैसे तो जो खुदा ने जो बना दिता है खा लीता है, लेकिन ज़्यादातर मैं शौक नाल फ्रूट, सब्जियां, दालां, इस तरह की चीज़ें खाना। अच्छा, तो कोई खाना वाना खुद भी बना लेते हैं कोई? जी बिल्कुल बनाते रहे। जब यूनिवर्सिटी का दौर था और गुरुद्वारे में हॉस्टलिंग की, तो वहाँ पे लंगर भी बनाते थे, खुद भी खाना बनाना पड़ता था। तो सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में खुद खाना बना लिया करते थे। अच्छा पाजी, एक सरदारों की ख़ास चीज़ होती है क्योंकि खुराक और उनका भंगड़ा भी बड़ा खूबसूरत डालते हैं, तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ें जो आप बेहतर कर लेते हैं? मैं खुराक। अच्छा, भंगड़े से आप आ रही हैं? भंगड़े का भी टाइम नहीं है ना, खुराक का टाइम अभी है। तो हमें बताएं, हमारे साथ जी आपके दोस्त हैं, क्या इनका ताल्लुक है? सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, और फैमिली टर्म्स हैं हमारे। नंदगाना साहब में मेरे वालिद साहब के पास ये आते हैं, मैं इनके पास यहाँ आता हूँ, तो हमारा फैमिली टर्म्स है। तो शाह जी बताइए, माइक लीजिएगा, तो बताएं कि एक सरदार से दोस्ती कैसी लगती है? बीइंग इंसानियत, मैं तो उसको बड़ा पसंद करता हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छा है, उसका करैक्टर अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, तो वो चाहे कोई भी है, वो मेरे बड़ा करीब होता है जी। मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। तो महेंद्र भाई से जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने क्लिक किया कि यार ये कोई अच्छा इंसान है, बाखुदा सच्ची बात कर। अच्छा। और वो मैंने डिसीजन कर लिया, नहीं यार इस बंदे से ना मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। फिर मैं और मज़ीद इसके करीब हुआ और फिर देखा कि यार ये हमारे इस मुल्क में या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैंने इसको बेहतरीन इंसान पाया। कोई लालच नहीं है, कोई धोखा नहीं है। तो दोस्तों के साथ कभी नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि आपके लतीफ़े बड़े मशहूर होते हैं, अगर आपको कोई लतीफ़ा ऐसा सुना दे तो नाराज़ भी होते हैं? नहीं, मैं जो लतीफ़ा सरदारों के ऊपर कोई सुनाए तो मैं उसको फ़ख्र समझता हूँ। मैं इसलिए फ़ख्र समझता हूँ कि अगर कोई मेरी सरदारों के भोलेपन की वजह से किसी को मुस्कुराहट मिलते हैं, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई और नहीं हो सकती कि मेरे करैक्टर की वजह से मैं वैसा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अगले बंदे को जो खुशी के, मुस्कुराहट के 2 पल जो मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है।